Assalamualaikum viewers, this is Matiha Ali and today's lecture we will be talking about edema, its definition, normal fluid exchange, pathogenesis, symptoms, treatments and effects of edema on body. So what is edema? Edema is a Greek word derived from oedema which means swelling. यानी edema हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट फ्रॉम हेड टू टो किसी भी पार्ट में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसे मेडिकल टर्म में एडिमा कहा जाता है। अब देखते हैं कि एडिमा की डिफिनीशन क्या है। एडिमा इज डिफाइंड एज एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस। यानी एडिमा हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे जो इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेसेस हैं उनमें क्या हो जाती है, एबनॉर्मल और एक्सेसिव फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, जिसे एडिमा कहा जाता है। जैसे कि आपको इधर स्क्रीन पे एक डायग्राम नज़र आ रहा है, इसमें आपको कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स नज़र आएंगी। ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ये बेसिकली हमारे पास हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो ऑर्गन्स है वो ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यूज़ हैं मिलके बने हैं। सो दिस इज़ द एनी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। सो उसके साथ ही उस ऑर्गन का क्या है, ब्लड वेसल लगा हुआ है। इस ब्लड वेसल से क्या होगा, जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल से निकल के हमारे जो इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेसेस हैं, जैसे कि ये जो एडजेसेंट सेल्स हैं इनके दरमियान में आपको कुछ स्पेसेस नज़र आ रही हैं जिन्हें इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेसेस कहा जाता है। यहाँ पे वो फ्लूइड क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा ऑर्गन है या फिर जो हमारे बॉडी का पार्ट है वो क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है, जिसे एडिमा कहते हैं। और एडिमा से रिलेटेड हमारे पास एक और टर्म है इफ्यूजन। इफ्यूजन भी क्या होती है, फ्लूइड की एबनॉर्मल और एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होती है, लेकिन इसमें जो फ्लूइड की जो एक्यूमुलेशन है वो बॉडी कैविटीज़ के अंदर होती हैं, लेकिन एडिमा में इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेसेस के अंदर होती थी। लेकिन जो इफ्यूजन है उसमें फ्लूइड की जो एक्यूमुलेशन है वो हमारे बॉडी कैविटीज़ के अंदर होती हैं। जैसे कि अगर मैं बॉडी कैविटीज़ आपको दिखाती हूँ, ये रही, ये जो आपको कुछ इधर लंग्स के अराउंड आपको कुछ कैविटी या फिर स्पेस नज़र आएंगी, इसे कहा जाता है प्लूरल कैविटी। और जो हार्ट के अराउंड जो स्पेस है उसे क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियल कैविटी। और जो एब्डोमिनल एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उनके अराउंड जो कैविटी होती है उसे पेरिटोनियल कैविटी कहा जाता है। जब इन कैविटीज़ में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होती है तो उसे इफ्यूजन कहा जाता है। लाइक अगर लंग्स के कैविटीज़ में अगर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हुई है तो उसे प्लूरल इफ्यूजन कहा जाएगा। अगर हमारे हार्ट के कैविटीज़ में अगर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हुई है तो उसे पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहा जाएगा। सो ये था इफ्यूजन और एडिमा के दरमियान में डिफरेंस। अब हम पैथोजेनेसिस में जाने से पहले क्या करेंगे, नॉर्मल फ्लूइड की एक्सचेंज कैसे होती है वो देखेंगे। सो इधर आपको एक डायग्राम नज़र आएगा। ये जो डायग्राम है ये हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब का डायग्राम है। जो कैपिलरी है वो उसका जो एक एंड है वो क्या होता है, आर्टरी के साथ अटैच होता है, और जो दूसरा एंड है वो वेन के साथ अटैच होता है। सो जो एंड आर्टरी के साथ अटैच है उसे आर्टेरियल एंड कहा जाता है, और जो एंड वेन के साथ अटैच होता है उसे वीनस एंड कहा जाता है। अब बात करते हैं फ्लूइड की एक्सचेंज की, यानी फ्लूइड कैसे इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, वहाँ कैसे एक्सचेंजेस करता है और कैसे फिर दोबारा कैपिलरी में आता है। वीनस जो फ्लूइड है बेसिकली हमारा आर्टेरियल एंड से इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, और फिर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में कुछ एक्सचेंजेस यानी इन सेंस दैट कि जो फ्लूइड है वो क्या करता है, जब वेसल से निकल के हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है तो वहाँ वो फ्लूइड जो हमारे सेल्स और टिश्यूज़ हैं उनको क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। फिर ऑक्सीजन दे के वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेके वापस वीनस एंड के अंदर वापस थ्रू वीनस एंड वो क्या हो जाता है, वापस कैपिलरी के अंदर आ जाता है। अब देखते हैं कि ब्लड को कैसे पता चलता है कि ये आर्टेरियल एंड है। चलो हम इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाते हैं। अब ये वीनस है, वीनस एंड है, सो वापस कैपिलरी के अंदर आ जाते हैं। तो ये बेसिकली किसकी वजह से होता है, हमारे पास दो प्रेशर्स होती हैं, टू टाइप्स ऑफ प्रेशर्स होती हैं कैपिलरी के अंदर, जिनकी वजह से ये फ्लूइड क्या करता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, फिर वापस उस प्रेशर की वजह से हमारे कैपिलरी के अंदर आता है। एक है हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और दूसरा है हमारे पास ऑन्कोटिक प्रेशर। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो वाटर की वजह से बिल्ड होता है, और जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो
ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनकी वजह से बिल्ड होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारे पास ऑलवेज क्या होता है, इसकी मूवमेंट आउटवर्ड होती है, और जो ऑन्कोटिक प्रेशर है इसकी मूवमेंट ऑलवेज इनवर्ड होती है, जैसे कि हमने इधर एरोज से भी शो किया है। उसके बाद ये थी हमारे जो फ्लूइड की नॉर्मल एक्सचेंज। लेकिन अगर कोई इनकेस अगर कोई लिटिल बिट एबनॉर्मलिटी या फिर इम्बैलेंसमेंट आती है, लाइक अगर नॉर्मली जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो आर्टीरियल एंड पे 38 mm होता है और वीनस एंड पे 12 mm होता है। आर्टीरियल एंड पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है और वीनस एंड पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब आर्टीरियल एंड पे आता है और फिर वहाँ से जो फ्लूइड आर्टीरियल एंड पे आता है, फिर वहाँ से वो इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, तो फिर वहाँ से वो क्या करता है, कुछ एक्सचेंजेस करके वापस जब वो वीनस एंड तक पहुँच जाता है, तो वहाँ तक पहुँचने तक क्या हो जाती है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाती है। सो दैट्स वाई आर्टीरियल एंड पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है और वीनस एंड पे कम होता है। लेकिन जो हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर है वो हमारे दोनों एंड्स पे क्या रहती हैं, सेम रहती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोटीन है उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आ रही है, उसमें कोई डिक्रीमेंट या फिर इंक्रीमेंट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जो जितना वो पीछे से आ रहा था उतना ही वीनस एंड से वो निकल रहा है, निकल के वेन में चला जा रहा है। दैट्स वाई ऑन्कोटिक प्रेशर हमारे दोनों एंड्स पे क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। लेकिन अगर लिटिल बिट इस प्रेशर में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट आती है, तो फिर जो हमारे जो नेचुरल जो बैकअप सिस्टम है यानी लिम्फेटिक सिस्टम, वो क्या करता है, इसको बैलेंस करता है। लाइक अगर 2 या फिर 3 mmHg प्रेशर का इसमें कोई इंक्रीमेंट आता है, डिफरेंस आता है, तो फिर वो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, उसे मेंटेन करता है, दोबारा बैलेंस करता है, जिसकी वजह से एडिमा कोज नहीं होता। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, उस फ्लूइड को लेगा, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो एक्यूमुलेट हुआ था 2 या फिर 2 to 3 mmHg का, वो उसे लेगा, लेके थ्रू थोरेसिक डक्ट वो क्या करेगा, दोबारा ब्लड स्ट्रीम के अंदर ड्रेन करेगा। सो दैट्स वाई लिटिल बिट जो डिफरेंसेस आती हैं उनमें हमारे पास एडिमा कोज नहीं होता है। ये था हमारे पास नॉर्मल फ्लूइड की एक्सचेंज। अब देखते हैं कि पैथोजेनेसिस या फिर एडिमा की कॉजेज़ क्या हैं। सो फर्स्ट हमारे पास जो काज है वो है इंक्रीज़ इन कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सेकंड हमारे पास है डिक्रीज प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर। थर्ड हमारे पास है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। फोर्थ हमारे पास है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन एंड लास्ट वन इज़ इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी। अब देखो हम इन कॉजेज़ को 1 by 1 पढ़ेंगे कि ये किस तरह एडिमा को कॉज करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी। जब भी हमारे वीनस एंड पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, तो दूसरी तरफ हमारा जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। यानी जो आउटवर्ड जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है और इनवर्ड जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड की वेनिक्यूलर जो एंड है वहाँ पे फ्लूइड की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो जाती है, जिसकी वजह से वो फ्लूइड हमारे इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेसेस में क्या हो जाती हैं, एक्यूमुलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से एडिमा कोज होता है। इसके जो इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, इसके हमारे पास 2 एग्जांपल्स है। एक है हमारे पास एडिमा ऑफ कार्डिक डिजीज़, दूसरा हमारे पास है पोस्चरल एडिमा। यानी एडिमा ऑफ कार्डिक डिजीज़ की वजह से कैसे एडिमा कोज होता है, लाइक अगर कोई राइट हार्ट फेलियर पेशेंट है, तो फिर उसमें क्या होगा, उसका जो राइट वेंट्रिकल है वो क्या करता है, वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ब्लड लंग्स के अंदर प्यूरिफिकेशन के लिए नहीं जा पाती, जिनकी वजह से राइट वेंट्रिकल में ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, बैक फ्लो कर जाता है हमारे राइट आर्टीरियम के अंदर। फिर जब वो राइट आर्टीरियम के अंदर बैक फ्लो करता है, तो फिर वहाँ से वो ब्लड हमारे सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के अंदर चले जाते हैं, फिर वहाँ से हमारे अदर बॉडी ऑर्गन्स में, लाइक जब हमारे सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा में ब्लड की कंसंट्रेशन हाई होगी, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन हाई होगी। जब वाटर की कंसंट्रेशन हाई होगी तो ऑब्वियसली हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग होगी और स्वेलिंग से एडिमा कोज होगा। ये था हमारे पास एडिमा ऑफ कार्डिक डिजीज़। अब नेक्स्ट है हमारे पास पोस्चरल एडिमा, यानी पोस्चर की वजह से एडिमा कैसे कोज होता है।
जब पोस्चर की बात करें तो पोस्चर एडिमा एक ऐसी स्वेलिंग है जो बॉडी की पोस्चर या फिर पोजीशन की वजह से होता है। ये जो पोस्चर एडिमा है ये हमारे पास एक ट्रांजिएंट एडिमा है, यानी ये जो स्वेलिंग है वो टेम्परेरी होती है। ये कुछ वक्त के बाद क्या होता है, खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। अगर हम पोस्चर एडिमा की बात करें तो ये कैसे कॉज होता है, लाइक जब कोई शख्स या फिर कोई एनी पर्सन क्या होता है बहुत देर तक एक ही जगह पे खड़ा रहता है। लाइक अगर हम इसमें ट्रैफिक कांस्टेबल्स की एग्जांपल लें तो वो क्या हो जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक घंटों घंटों तक वो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है उनके पाँव और उनके एंकल्स में जो वेनस प्रेशर है वो बढ़ जाता है। वेनस प्रेशर बढ़ने की वजह से जो फ्लूइड है वो वेसल से निकल के टिश्यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिनकी वजह से उनके पाँव और एंकल्स क्या हो जाते हैं, सूज जाते हैं। सूज जाते हैं तो इसको कहा जाता है पोस्चरल एडिमा, यानी कि हमारे पोस्चर या फिर हमारे पोजीशन की वजह से ये एडिमा कोज होता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट कॉज पे, डिक्रीज प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ऑन्कोटिक प्रेशर हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन्स की लेवल की वजह से बिल्ड होता है, और जो हमारे ब्लड का जो मेजर प्रोटीन है वो है अल्ब्यूमिन, जिसकी वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, बिल्ड हो जाता है। अगर नॉर्मली बात करें तो जो नॉर्मल ह्यूमन है उनमें जो प्रोटीन की जो लेवल है या फिर जो अमाउंट है वो 8 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, लेकिन कुछ काजेज और कुछ एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से जब ये लेवल गिर जाता है, लाइक 5 ग्राम पर डेसीलीटर तक पहुंच जाता है, तो फिर क्या होता है, इस प्लाज्मा प्रोटीन लेवल के फॉल होने की वजह से हमारे पास प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है, गिर जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड की जो आउटवर्ड मूवमेंट है वो बढ़ जाती है और इनवर्ड मूवमेंट वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से एडिमा कोज होता है। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे प्रोटीन्स की सोर्सेज क्या हैं। एक तो हम जो डाइट में प्रोटीन्स लेते हैं वो हमारे जीआईटी से क्या हो जाती हैं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और दूसरा लीवर क्या करता है, खुद सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को। लेकिन कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ या फिर कुछ डिजीज़ की वजह से क्या होता है, प्रोटीन की एडिक्वेट सिंथेसिस नहीं कर पाता हमारा लीवर। लाइक सिरोसिस है, सिरोसिस की कंडीशन में क्या होता है, लीवर प्रोटीन को एडिक्वेट अमाउंट में सिंथेसाइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन की जो लेवल है वो गिर जाती है, और उसके गिर जाने की वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर गिर जाता है, और ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने की वजह से एडिमा कोज होता है। और सेकंड एग्जांपल है हमारे पास प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, यानी जब हम अपने डाइट में प्रोटीन को इनफ अमाउंट में, जितना हमें हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है उस अमाउंट में नहीं लेंगे, तो फिर क्या होगा, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। कम होने की वजह से प्रोटीन का लेवल गिर जाएगा, लेवल गिर जाने की वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा, और ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, एडिमा कोज होगा। और जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है किडनी डिजीज़, यानी किसी भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या हो जाता है, जो हमारा किडनी है वो क्या करता है, बेसिकली तो नॉर्मली हमारा किडनी प्रोटीन को एक्सक्रीट नहीं करता, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन में क्या करता है, हमारा किडनी यूरिन के साथ प्रोटीन्स को भी क्या करता है, लीक करता है, सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर प्रोटीन की कंसंट्रेशन गिर जाती है, और प्रोटीन की कंसंट्रेशन या लेवल गिरने की वजह से हमारे ऑन्कोटिक जो प्रेशर है वो लोअर हो जाता है, और ऑन्कोटिक प्रेशर लोअर होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, इनडायरेक्टली एडिमा कोज होता है। सो ये था हमारे पास सेकंड कॉज। अब आते हैं हमारे थर्ड कॉज के पास। थर्ड कॉज क्या है, थर्ड कॉज जो एडिमा का जो थर्ड कॉज है वो है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, यानी लिम्फेटिक क्या करता है, जो नॉर्मली या फिर लिटर बिट जो डिफरेंसेस आती हैं फ्लूइड की जो एक्यूमुलेट होता है इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेसिस के अंदर, उनको क्या करता है, वो लिम्फेटिक सिस्टम उनको लेके वापस थोरसिक डक्ट के थ्रू क्या करता है, वापस ब्लड स्ट्रीम के अंदर उन्हें ड्रेन करता है, जिनकी वजह से एडिमा कोज नहीं होता। लेकिन जब इन चैनल्स में, यानी लिम्फेटिक जो चैनल्स हैं उनमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आए तो फिर वो क्या करता है, उन इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेसिस को से एक्सेसिव जो फ्लूइड है उनको
उनको दोबारा ब्लड स्ट्रीम के अंदर ड्रेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एडिमा कॉज होता है। और जो लिम्फेटिक सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो एडिमा कॉज होता है उसे लिम्फोडीमा कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास एक है, हमारे पास जो एग्जांपल है वो है ब्रेस्ट कैंसर। यानी ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनको ये जो ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनके कैंसर को क्या किया जाता है, ट्रीट करने के लिए रेडिकल मास्टेक्टोमी की जाती है। ये एक ऐसी सर्जरी होती है जिसमें लंप के साथ क्या किया जाता है, एसोसिएटेड जो ऑक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं उन्हें भी क्या जो एसोसिएटेड ऑक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, इधर वो लेफ़्ट हो या फिर राइट, उनको भी क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है ताकि जो पेशेंट है उसे इन फ्यूचर 4th स्टेज ऑफ कैंसर से बचाया जा सके। क्योंकि जो हमारा जो कैंसर है वो बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। इसलिए ताकि इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, ऑक्सिलरी लिम्फ नोड्स को, एसोसिएटेड ऑक्सिलरी लिम्फ नोड्स को भी क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। अब ये जो नोड्स रिमूव हो जाती हैं तो उस साइड के जो लिम्फ फ्लूइड है वो ठीक तरह से क्या हो जाती है, ड्रेन नहीं हो पाती। इससे उस साइड की जो आर्म है, आइदर वो लेफ़्ट हो या फिर राइट, उस एसोसिएटेड आर्म में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, लिम्फोडीमा कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास सेकंड काज है मिलरॉयज़ डिजीज़। ये एक हमारे पास हेरिडिटरी लिम्फोडीमा है जिसमें जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी जो पूरी बॉडी है फ्रॉम हेड टू टो क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है। किसकी वजह से, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ लिम्फेटिक चैनल्स की वजह से उसका जो पूरा बॉडी है वो क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। ये भी हमारे पास लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन का एग्जाम्पल है। अब आते हैं 4th कॉज पे, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। तो जब इंक्रीज़ यानी जब हमारे बॉडी में साल्ट और वाटर की रिटेंशन ज़्यादा होगी तो हमारे पास इंडायरेक्टली हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारे इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेसेस में क्या होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड आके एक्यूमुलेट हो जाएगी, जिसकी वजह से एडिमा कोज हो जाएगा। अब हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास है, एक है हमारे पास रीनल फेलियर और दूसरा है हमारे पास हार्ट फेलियर। जब हार्ट फेलियर फॉर एग्जांपल हमारे जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है जब उनकी फेलियर होती है तो लेफ़्ट हार्ट फेलियर होती है तो जो हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लड को पम्प नहीं कर पाते, जिनकी वजह से जो ब्लड है हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाता और वहां से लेफ़्ट वेंट्रिकल से वो बैक फ्लो करके हमारे लेफ़्ट आर्ट्रियम में पहुंच जाता है। फिर लेफ़्ट आर्ट्रियम से वो जाके लंग्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से एडिमा कोज हो जाता है। अगर हमारे लेफ़्ट हार्ट फेलियर की वजह से जब ब्लड दूसरे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाता तो फिर इनमें जो ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है वो है हमारा किडनी। अब जब किडनी को ब्लड नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या सोचेगा कि शायद बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, दैट्स वाई ब्लड मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसको वो क्या करेगा, इसको मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए वो रेनिन को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। रेनिन को जब वो रिलीज़ करेगा तो रेनिन एल्डोस्टेरोन हार्मोन को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। जब एल्डोस्टेरोन हार्मोन को वो स्टिमुलेट करेगा तो फिर एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, साल्ट और वाटर की क्या करेगा, रिटेंशन कराएगा, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बढ़ने की वजह से हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनमें क्या हो जाएंगी, एडिमा कोज हो जाएगा। ये था हमारे पास 4th काज। अब आते हैं लास्ट वन काज इज़ इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी। यानी जो हमारे नॉर्मली जो हमारे कैपिलरी इंडोथीलियम है वो क्या है, सेमी परमिएबल होता है, मतलब यानी वो वाटर और जो छोटे पार्टिकल्स हैं यानी क्रिस्टलॉइड्स को क्या करते हैं, आसानी से बाहर जाने देते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स को नहीं जाने देते। इससे नॉर्मल टिश्यू फ्लूइड जो बैलेंस है वो क्या हो जाता है, मेंटेन रहता है। बट इन सम एबनॉर्मल कंडीशंस लाइक इन्फ्लेमेशन हुआ, इंजरी हुई, बर्न्स हुए, एलर्जिक रिएक्शन
इन्फेक्शंस हुई, इन केसेस में जो कैपिलरी एंडोथेलियम है वो ज़्यादा परमिएबल हो जाता है, जिसकी वजह से जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनके बीच में क्या हो जाती हैं, गैप्स बन जाती हैं। अब एंडोथेलियल सेल्स में जब गैप्स बन जाएंगी, अब ना सिर्फ फ्लूइड बल्कि प्रोटीन्स और सेल्स भी क्या हो जाती हैं, इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेसेस के अंदर निकल जाती हैं, चली जाती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है और एडिमा कोज होता है। ये जो इस जो इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी की वजह से जो एडिमा कोज हुआ था उसे एक्सुडेट एडिमा कहा जाता है। क्योंकि ये जो फ्लूइड है वो हमारे पास प्रोटीन और सेल रिच फ्लूइड होता है, इसलिए इसे एक्सुडेट एडिमा कहा जाता है। लेकिन हमने जिस स्टार्टिंग में जो 4 काजेस पढ़ी, उनकी वजह से जो एडिमा काज हुआ था उन्हें ट्रांसुडेट कहा जाता है। क्योंकि उनमें वो जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ था उनमें कोई सेल्स या फिर प्रोटीन्स नहीं होती थी, इसलिए उन्हें ट्रांसुडेट एडिमा कहा जाता है। लेकिन जो हमारे पास 5th काज है कैपिलरी परमिएबिलिटी, इसमें इसकी वजह से जो एडिमा काज होता है उसे एक्सुडेट एडिमा कहते हैं। क्योंकि ये प्रोटीन और सेल रिच फ्लूइड होता है, इसलिए इसे एक्सुडेट एडिमा कहा जाता है। अब आते हैं, अगर इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो ये एक हमारे पास होता है जनरलाइज एडिमा और दूसरा हमारे पास होता है लोकलाइज्ड एडिमा। जो जनरलाइज एडिमा है ये किसी कोई इन्फेक्शंस या फिर पॉइजन्स या फिर सर्टेन फिर ड्रग्स या फिर केमिकल्स की वजह से काज होता है, जबकि जो लोकलाइज्ड एडिमा है ये इंसेक्ट्स के बाइट्स की जो इंसेक्ट्स है उनकी बाइट करने की वजह से क्या हो जाता है, कोज हो जाता है इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन। उसके बाद हम अब आते हैं सिम्टम्स ऑफ एडिमा, यानी एडिमा के सिम्टम्स क्या हैं। एक तो पहला सिम्टम ये है कि स्वेलिंग हो जाती है, यानी जो अफेक्टेड जो एरिया है यूजुअली लेग्स, फीट, एंकल्स और हैंड्स में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। दूसरा पफिनेस, यानी हमारा स्किन पफी और स्ट्रेच नज़र आता है। उसके बाद वेट गेन, फ्लूइड की रिटेंशन की वजह से क्या होता है, वेट गेन हो जाता है। फिर फ्लूइड की लंग्स के अंदर एक्यूमुलेशन होने की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ काज हो जाती है। फिर जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे पेन होता है। ये थी हमारे पास सिम्टम्स ऑफ एडिमा। अब देखते हैं कि एडिमा की ट्रीटमेंट्स क्या हैं। एक तो डायूरेटिक्स को यूज़ किया जाता है ताकि जो एक्सेसिव फ्लूइड है वो हमारी बॉडी से क्या हो जाए, रिमूव हो सके और उसके बाद रिमूव हो सके, इसलिए क्या किया जाता है, डायूरेटिक्स यूज़ किए जाते हैं। जो एडिमा के पेशेंट हैं उनको क्या दिया जाता है, डायूरेटिक्स दिया जाता है। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास है एलिवेशन, यानी जो हमारे अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे स्वेलिंग हुई थी उसे क्या किया जाता है, हार्ट से जो हमारा हार्ट है उस लेवल से एबव उसकी क्या किया जाता है, एलिवेशन कराया जाता है, एलिवेट कराया जाता है ताकि स्वेलिंग रिड्यूस हो सके। उसके बाद कंप्रेशन की जाती है, यानी जो यूजिंग कंप्रेशन, स्टॉकिंग और बैंडेजेस हेल्प टू रिड्यूस स्वेलिंग, यानी स्वेलिंग को रिड्यूस कराने के लिए कंप्रेशन को यूज़ किया जाता है। उसके बाद डाइटरी चेंजेस, हमारे कुछ डाइट्स में भी चेंजेस करनी पड़ती हैं, यानी सोडियम की इंटेक कम करनी पड़ती है और जो पोटाशियम रिच फूड हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने खुराक में लिया जाता है ताकि फ्लूइड की जो रिटेंशन है वो कम हो सके। उसके बाद है अंडरलाइन एड्रेसिंग अंडरलाइंग काजिन, यानी जो अंडरलाइंग काजेज या फिर जो कंडीशंस है उनको पहले क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। लाइक हमारे पास है हार्ट फेलियर, किडनी डिजीज़ और लीवर डिजीज़। इन डिजीज़ को पहले ट्रीट किया जाता है ताकि अल्टरनेटिवली एडिमा को भी ट्रीट कर सकें, उसको भी रिड्यूस कर सकें। उसके बाद हमारे पास आता है इफ़ेक्ट्स ऑफ एडिमा, यानी हमारे बॉडी पर एडिमा के कौन कौन से इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं हमारे बॉडी के ऊपर। एक है हमारे पास स्किन में चेंजेस आती हैं। उसके बाद हमारे मोबिलिटी इश्यूज़ आती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेन्स आती हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज आती हैं। ये क्या है, एडिमा के इफ़ेक्ट्स हैं हमारे बॉडी के अंदर। So that was all about edema, and I hope this session helped you understand the concept clearly. So don't forget to like, share and subscribe to my channel for more educational videos. Thanks for watching.